बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग ने अपना लेसन नंबर 2 स्टडी करना है। लेसन नंबर 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के पेपर में आती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये जो कंसेप्ट हैं ये आप लोग अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है, क्योंकि ये आप लोगों के एमसीक्यूज में वो पूछते हैं। राशनल चॉइस क्या होती है? राशनल चॉइस होती है आप लोग कोई भी एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो किसी न किसी रीजन के ऊपर बेस करता है, और वो ऐसा आप लोगों का डिसीजन होता है जो जिससे आप लोग किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करते, वो आप लोगों की राशनल चॉइस होती है। जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, यानी कि जो चीज़ों को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं अपना पूरा राशनल डिसीजन अपनी के अपना ना फायदा नुकसान देख के। कैसे देखते हैं फायदा नुकसान? वो कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं, यानी कि इस चीज ये जो चीज है इसके खरीदने के ऊपर मैं इतनी कीमत लगाऊंगा तो मुझे इससे फायदा कितना हासिल होगा। अगर तो वो ये देखता है कि कीमत कम लग रही है, फायदा ज्यादा मिलेगा, तो वो चीज लेगा। लेकिन अगर वो देखता है कि मैं कॉस्ट जो है खर्चा तो मेरा ज्यादा हो रहा है लेकिन इससे फायदा कम मिलेगा मुझे, तो वो क्या करेगा? वो चीज नहीं लेगा। तो राशनल जो चॉइस होती है ना, ये एक जनरल थ्योरी होती है। जनरल सी बात है, आप लोग देखें कि आप लोग भी जब मार्केट में जाते हैं तो आप लोग यही देखते हैं ना। तो ये राशनल थ्योरी एक जनरल थ्योरी होती है आप लोगों के बिहेवियर की, जिससे आप लोग ये जो है ना फर्ज करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमेशा अपने लिए सबसे बेहतरीन डिसीजंस जो है वो करते हैं जब रिसोर्सेज की चाहे तो कमी हो। तो एफिशिएंट का क्या मतलब होता है? एफिशिएंट यानी कि वो एफिशिएंट डिसीजंस लेते हैं। एफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि जो इंसान होते हैं ना, ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स होते हैं, यानी कि अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहे होते हैं। तो कोई भी इंसान है वो कोई भी चीज लेने से पहले जो है ना वो देखेगा कि मेरा बेनिफिट कितना होगा और मेरा इस चीज पे खर्चा कितना आएगा। कंज्यूमर्स ये सारे रैशनल डिसीजंस करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। कंज्यूमर्स कैन मेक अबाउट द रैशनल डिसीजन बाय यूजिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ये एमसीक्यूज में आता है, इसको अच्छे तरीके से याद करें। कंज्यूमर्स अब क्या करते हैं, वो हमेशा अपना सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, अपना जो मुतमईन खुद को करने का जो लेवल होता है उसको हमेशा ज्यादा करना चाह रहे होते हैं, यानी कि वो ये करना चाह रहे होते हैं कि कॉस्ट मेरी कम आए, फायदा मुझे ज्यादा हो। तो रैशनल चॉइस जो होती है ना वो आप लोगों की ऑप्टिमल चॉइस होती है, यानी कि जो चीज आप लोगों को ऐसी चॉइस जो आप लोगों को बेहतरीन लगती है ना, वही आप लोगों की रैशनल चॉइस होती है। ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमम का मतलब होता है कोई भी चीज जो है ना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स में प्रोड्यूस करना, यानी कि जितना उस चीज को बेस्ट प्रोड्यूस करना, बेहतरीन बनाना मुमकिन हो सकता है ना, उसको आप लोग ऑप्टिमम कहते हैं। ठीक है। इक्विटी क्या कहते हैं? इक्विटी का मतलब होता है कि हर चीजों को हर किसी को जो है ना बराबरी की सतह पे ट्रीट करना। अगर हम लोग जो है ना फॉर एग्जांपल शेयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग ये देखना, अगर हम लोग इकोनॉमिकली बात करें तो हम लोग यही करेंगे कि इक्विटी इकोनॉमिक्स में यही होती है कि हर इंसान को मईशत में एक जैसा जो है ना वो हकूक देने चाहिए, एक जैसा कि उनको हमें जो है ना वो पे करना चाहिए। नेपोटिज्म का क्या मतलब होता है? जब आप किसी अपने बहुत ही प्यारे को जो है ना फेवर कर रहे होते हैं ना, जब आप लोगों के पास ताकत होती है तो उसको आप लोग नेपोटिज्म कहते हैं। रैशनल चॉइस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बार्टर ट्रेड क्या होती है? यानी कि ये वो तिजारत होती है जिसमें आप लोग पैसा इस्तेमाल नहीं करते बल्कि आप लोग चीजों का तबादला करते हैं आपस में, चीज का पैसे के साथ आप लोग तबादला नहीं करते। ये जब जो कॉइन्स यानी कि सिक्के और जब करेंसी वगैरह नहीं बनी थी उससे पहले जो है ना वो दुनिया में यही सिस्टम चलता होता था। अच्छा, हाउ कंज्यूमर डिसाइड्स ऑप्टिमल चॉइस? ऑप्टिमल यानी कि बेहतरीन फैसला कोई भी इंसान कैसे करते हैं। अच्छा, ये जो है ना इकोनॉमिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने जिंदगियों में आप लोग कैसे देख सकते हैं कि आप लोगों का फायदा किस चीज में है। कंज्यूमर्स जो है ना वो बेहतरीन फायदा देखते हैं कॉस्ट और बेनिफिट का जो है ना सारा एनालिसिस करके, कि मेरा अगर तो रिलेटिव बेनिफिट अगर उसको लगे ना कि ज्यादा होगा कॉस्ट से, तो तभी वो जो है ना वो चीज लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ना दो तरफ से आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो दोनों तरफ से कॉल लगी कि एक जो जॉब है ना उसमें 15,000 है सैलरी आप लोगों की, और एक दूसरी जो जॉब है उसकी है 20,000 सैलरी। अच्छा, अब जिस बंदे ने इकोनॉमिक्स नहीं ना पढ़ी होगी, जो बंदा होगा ना बेवकूफ, वो क्या करेगा? वो करेगा कि हाँ 20,000 वाली जो है ना मैं तो यही करूंगा क्योंकि इसकी सैलरी ज्यादा है। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ऑप्टिमल चॉइस यानी कि बेहतरीन चॉइस हम लोगों ने कैसे करनी है। उसको चाहिए, देखें पहली जो एक जॉब है वो लाहौर में है, तो वहां पे आप लोगों का जो आने जाने का जो खर्चा होता है ना वो होता है 1,000। ठीक है। तो आप लोग जब यहां से बेनिफिट निकालें तो कितना बनता है, यानी कि सैलरी में से आप लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकालें तो पीछे कितना बचता है आप लोगों को? 14,000। दूसरी जो जॉब थी ना वो गुजरावाला में थी, उसकी सैलरी हालांकि ज्यादा थी, 20,000 थी, लेकिन ये देखें कि वो जॉब है दूर। आप लोगों को रोजाना जो है ना आप लोगों को जो है ना जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आप लोगों को जो सफर करने वाला जो खर्चा आप लोगों का 7,000 तो खर्चा बन जाता है। आप लोग फिर ये देखें, आप अपनी सैलरी में से अपना खर्चा निकालें तो आप लोगों को बचत कितनी होती है? 13,000। तो यहां से आप लोग देखें ज्यादा फायदा किसका है?
15,000 वाली जॉब का। तो ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स बताती है कि आप लोगों ने डिसीजन कैसे लेने हैं। कोई बेवकूफ बंदा तो हाँ बस ये 20,000 वाली सैलरी देता है, मैंने तो इधर ही जाना है। लेकिन कोई सियाना बंदा होगा ना, वो आराम से बैठ के पहले सारा कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करेगा, फिर उसके बाद वो डिसीजन लेगा। अच्छा, जो इंसान होते हैं, जो जो ये तो हम लोग ने देखा कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, यानी कि हम जो इंसान होते हैं जिसने चीजों को यूज करना होता है, वो कैसे डिसाइड करते हैं ऑप्टिमल चॉइस को, बेहतरीन चॉइस वो कैसे लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग ने ये देखना जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि जो चीजों को बनाने वाले होते हैं ना, वो ऑप्टिमल चॉइस कैसे लेते हैं। इसलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स में हम लोग ये देखते हैं कि कार बनाने वाली कोई कंपनी थी, ठीक है। वो कहते हैं कि हम लोग ने ना एक नई प्रोडक्शन लाइन हम लोगों ने खोलनी है। तो रैशनल डिसीजन अगर उन्होंने करना है तो वो ये देखेंगे कि कार की प्रोडक्शन पे हमारा जो है ना कॉस्ट कितनी आएगी, यानी कि खर्चा कितना आएगा, और फिर उससे बाद में हमें बेनिफिट्स कितने मिलेंगे, वो ये देखेगा। कॉस्ट की अगर बात करें ना, तो वो उसमें ये सारी चीजें वो देखेगा कि मुझे जो है ना पहले एडिशनल कितनी लेबर चाहिए होगी। एडिशनल का मतलब कि पहले अगर 5,000 लेबर थी तो 5,000 से ऊपर मुझे जो है ना फॉर एग्जाम्पल 7,000 लेबर अगर अब उसको चाहिए, तो वो 2,000 जो ऊपर वाली लेबर होगी ना, वो उसकी एडिशनल होगी। तो मुझे एडिशनली कितनी लेबर चाहिए, एडिशनल मुझे मटेरियल कितना चाहेगा जो है वो चाहिए होगा, एडिशनल जो है ना मुझे पार्ट्स कितने चाहिए होंगे, जो सारे के सारे कंपोनेंट्स लगते हैं ना आप लोगों को कार को बनाने में। तो ये सारी चीजें जो एडिशनल है, यानी कि पहले जो चीज बन रही थी, जितनी बन रही थी वो तो उधर ही है, आप लोगों को उसके अलावा ये चीजें कितनी चाहिए होंगी। फिर आप लोग ये देखेंगे कि मुझे जो है ना एडिशनल रेवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का पहले फायदा हो रहा था 50 लाख, तो अब आप लोग देखेंगे कि ये अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ा दूं सारी, तो मेरा अब फायदा होगा 70,000। तो पहले हो रहा था 50,000, ठीक है, और अब हो रहा है 70,000। तो एडिशनल इसमें कितना है 20,000। तो आप लोग ये देखेंगे मेरा बेनिफिट 20,000 आ रहा है। तो आप लोग बेनिफिट सारा कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उन कार्स को सेल करने के बाद एडिशनल रेवेन्यू आप लोगों का वही होगा, एडिशनल आप लोगों को जो प्रॉफिट है वो वही होगा, जो आप लोगों को एडिशनल कार्स, यानी कि जो आप लोगों ने कार्स पहले रूटीन से हट के बनाई है ना, उनको सेल करने में आप लोगों को जितना फायदा होगा वो आप लोगों का एडिशनल होगा। फिर आप लोग यहाँ से देखेंगे कि एडिशनल मेरा खर्चा कितना होगा और एडिशनल मेरे बेनिफिट्स कितने होंगे। अगर तो आप लोगों को ये लगता है ना कि अगर जो मेरा रेवेन्यू है, यानी कि जो मेरा प्रॉफिट है वो ज्यादा है कॉस्ट से, तो तब जाके फिर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं करेंगे। ये प्रोड्यूसर्स जो है ना वो ऐसे डिसाइड करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूं समझ लें कि हम लोग किसी चीज के फायदे को ही हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास है कि मैंने ये 3 चीजें खरीदनी है, तो आप वो तीनों की तीनों, यानी कि 3 चीजें आप लोग बाजार में जाते हैं, आप लोगों को 3 चीजें पसंद आई हैं, ठीक है। तीनों की तीनों अगर आप लोगों को पसंद है, लेकिन आप लोगों के पास पैसे इतने हैं कि आप लोग उनमें से एक ही चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज को खरीदेंगे, बाकी 2 चीजों की आप लोग जो है ना सेक्रीफाइस उसको कर देंगे। तो वो जो आप लोग सेक्रीफाइस करेंगे ना, वो आप लोग वैसे अंधाधुंध नहीं करेंगे। पहले आप लोग ये देखेंगे कि ये वाली जो चीज है इसका मुझे कितना फायदा होगा, ये वाली चीज है मुझे कितना फायदा होगा, ये जो तीसरी चीज है इसके यूज से मुझे कितना फायदा होगा। तो जिस चीज के इस्तेमाल से आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा आप लोग वो लेंगे, और बाकी चीजों को आप लोग सैक्रिफाइस करेंगे। ये आप लोगों की होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ज्यादा फायदे के लिए जब आप लोग अपनी छोटी दूसरी जो कम फायदे वाली चीजों को आप लोग सैक्रिफाइस करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल बेनिफिट क्या होता है। अच्छा, मार्जिनल हमेशा होता है एडिशनल, ठीक है। मार्जिनल जहां पे भी इकोनॉमिक्स में आगे वर्ड यूज होगा तो आप लोगों ने समझ जाना कि यहाँ पे एडिशनल की बात हो रही है। मार्जिनल फॉर एग्जांपल पहले आप लोगों के पास थी ना, पहले अगर आप लोगों के पास 25 टॉफियां थी, ठीक है, और लेकिन उसके बाद आप लोगों के पास जो है ना अगले दिन आ गई 18 टॉफियां, ठीक है। यानी कि पहले दिन आप लोगों ने 15 आप लोगों के पास कैंडीज थी, आप लोगों ने वो यूज की, अगले दिन आप लोगों ने 18 कैंडीज यूज की। अब वो पहले दिन 15 थी और अगले दिन 18 थी, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का। तो वो जो 3 है ना, यानी कि वो जो इजाफा हुआ है वो उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट होती है इंक्रीमेंट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट होगी कि पहले आप कोई चीज बना रहे थे उसकी कॉस्ट, फिर आप लोगों ने जब चीज की प्रोडक्शन बढ़ाई तो अब आप लोगों की जो कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी परसेंट ज्यादा होगी पहले से, वो आप लोगों की मार्जिनल कॉस्ट होगी, ठीक है। मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा कि आप लोगों का ये इंक्रीमेंट होता है कि पहले मुझे बेनिफिट इतना मिल रहा था, अब क्योंकि मैं एडिशनल यूनिट बना रहा हूं, पहले से ज्यादा यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो अब मेरा फायदा इतने परसेंट ज्यादा हो गया है। तो वो जितने परसेंट ज्यादा होगा ना, वो आप लोगों का मार्जिनल बेनिफिट होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं, इसमें से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ, ये बहुत समझना जरूरी है। अच्छा, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, चीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है,
पॉसिबिलिटी का, मुमकिन होना किसी चीज का, ठीक है। फ्रंटियर का क्या मतलब होता है, बाउंड्री, ठीक है, सरहद यानी कि हदबंदी। तो इधर से नाम से आप लोगों को क्या पता चल रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन की ज्यादा से ज्यादा जो है ना, ज्यादा से ज्यादा मिकदार प्रोड्यूस होने की जो हद होती है ना, वो आप लोगों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है। यानी कि अगर आप लोगों के पास जो है ना वो 5 टन लकड़ी है और उससे आप लोगों को पता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना मैं इसे एक बेड बना सकता हूं, तो वो आप लोगों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, क्योंकि पॉसिबल ही उतना है, वो एक हद है कि यहां तक पॉसिबल है आप लोगों की प्रोडक्शन। ये होता है आप लोगों की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो होती है ना, ये एक ऐसी कर्व है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ भी पढ़ेंगे ना, तो ये एक ग्राफ होता है जिसमें जो है ना एक ऐसी कर्व होती है जो उन सारे पॉइंट्स को मिलाती है, कि वो पॉइंट्स आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों की कंट्री के अंदर इतने टाइम के अंदर इतनी चीजें हैं और इन चीजों से आप लोग ज्यादा से ज्यादा इतनी गुड्स और सर्विसेज बना सकते हैं ये वाली टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है। ये एक, यानी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूं, एक ऐसी कर्व जो आप लोगों को बताती है कि कंट्री के अंदर इतने टाइम में इतनी चीजें हैं जिससे आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करके ज्यादा से ज्यादा जो मुमकिन है आप लोग इतनी गुड्स और सर्विसेज बना सकते हैं। ये आप लोगों की एक बाउंड्री होती है, एक हदबंदी होती है कि आप लोगों की इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन की जो है ना सलाहियतें कितनी हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग कहते हैं इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ। अच्छा, यहां पे ना आगे आप लोग ये देखें, आप लोग ये देखते हैं कि आप लोगों की ना फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंपनी है जहां पे आप लोग या तो 10 बुशल्स यानी कि 10 बोरियां फॉर एग्जांपल कर लें कि 10 बुशल्स आप लोग या कॉटन के बना सकते हैं, या आप लोग यानी कि जो है ना राइस यानी कि जो बैग है ना, जो यानी कि जो चावलों के जो है ना जो बैग्स होते हैं, जो बोरियां होती हैं, वो फिर आप लोग नहीं बना सकेंगे, ठीक है। ये अब आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी है ना वो आप लोगों की यही है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इतने ही बना सकते हैं। अच्छा, आप लोग अब यहाँ पे देखें कि पहले आप लोग कितने बना रहे थे, कॉटन के आप लोग 10 बना रहे थे, आप लोग उसको 9 कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो जो एक निकाला है ना उसका खर्चा आप लोग लगा देते हैं राइस पे, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई, यानी कि आप लोगों का मेन जो है ना फायदा यही था कि मैंने चावल प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। मेन आप लोग यही चाह रहे थे कि मैंने चावल प्रोड्यूस करना है क्योंकि उसका मुझे फायदा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, आप क्या करते हैं, आप लोग एक यहाँ से जो यूनिट है ना उसको आप लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो यहां से जो है ना आप लोगों का जो राइस का जो है ना एक यूनिट बन जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई आप लोगों को, यानी कि इस चीज को बनाने में आप लोगों की कीमत कितनी लगी, 1। कैसे, पहले कॉटन 10 थे, अब 9 है, 10 - 9 = 1। फिर आप लोग ये कहते हैं कि मैंने जो है ना अब एक जो है ना मैंने राइस का जो है ना मैंने बना लिया है कॉटन बैग, जो मैंने एक को मैंने सेक्रीफाइस करके बनाया था, अब मैं ना जरा एक और मैं ना अपनी बैग की प्रोडक्शन, अपनी राइस की प्रोडक्शन को मैं ना बढ़ाना चाहता हूं। आप लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे आप लोग 7, ठीक है। आप लोग यहां से इसको कम करेंगे ना जब, तो यहां पे आप लोगों के जो राइस के जो बैग्स है ना वहां पे आप लोगों के कितने हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि पहले आप लोगों ने यहां से कॉटन के एक बोरी आप लोगों ने काम की, वहां से चावल की 1 बोरी बढ़ गई, फिर आप लोगों ने यहां से 2 बोरियां काम की, तो यहां पे चावलों की 2 बोरियां बढ़ गई। यहां पे आप लोगों ने एडिशनल कॉस्ट कितनी लगाई है, यानी कि 2 बोरियों की आप लोगों ने सैक्रिफाइस किया है ना, और यहां से आप लोगों ने 2 बोरियां अटेन कर ली हैं। आगे हम लोग चलते हैं, फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये देखते हैं कि मैं जो है ना अब कॉटन की जो है ना मैं 4 बोरियां मैं बनाऊंगा और बाकी जो 3 है ना वो मैं राइस की बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने कितनी सैक्रिफाइस की, 3। ये आप लोगों की आगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये टेबल आप लोगों की जो है ना आता है पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग कहते हैं मैं कॉटन बनाता ही नहीं हूं, ठीक है, मैं कॉटन बिल्कुल भी नहीं बनाता, मैं सिर्फ राइस बनाता हूं। तो वो जो 4 आप लोग पहले जो बना रहे थे ना उसको आप लोग छोड़ के चारों की चारों बोरियां आप लोग चावलों की बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई, 4। कहने का सारा यहाँ पे मकसद क्या है, आप लोग ये देखें कि पहले जो हम लोगों ने 1 यूनिट बनाना था चावलों का, तो हम लोगों ने 1 यूनिट कॉटन का सैक्रिफाइस किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास 1 आ गई। लेकिन हम लोगों ने दूसरों जो चावलों की बोरी जब हम लोगों ने दूसरी बनानी थी ना, तो हमारे पास 2 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ रहे थे, यानी कि आप लोगों की फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई, 2। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब हम लोग, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग चावलों की बोरियों को बढ़ाते गए हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ती गई है ना, यानी कि ज्यादा हमें बोरियां कॉटन्स की सैक्रिफाइस करनी पड़ी हैं। ये टेबल जो है ना आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हर यूनिट के साथ इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आप लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप लोगों की 3 है, यहाँ पे आप लोगों की 4 है,
ठीक है, यानी कि आप लोगों का ये सारा फायदा है ना, यहाँ पे एक बोरी बनी आप लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 आई, आप लोगों की 2 बोरियां बनी आप लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 आई। जैसे जैसे आप लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यानी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कॉटन को आप लोग सेक्रीफाइस करेंगे उतने ही ज्यादा आप लोगों को राइस मिलेंगे, ये इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अगर आप लोग ये देखते हैं कि एक चीज को सेक्रीफाइस करने से दूसरी चीज जो है ना, यानी कि अगर आप लोगों ने 2 यूनिट अगर आप लोगों ने सेक्रीफाइस की है, 2 बोरियां अगर आप लोगों ने सेक्रीफाइस की है, लेकिन उधर से चावलों की फिर भी 1 बोरी बन रही है, तो वो क्या होता है, आप लोगों का प्रिंसिपल होता है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। यानी कि आप लोगों ने सेक्रीफाइस ज्यादा किया लेकिन आप लोगों को फायदा कम मिला, उसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर आप लोग ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेक्रीफाइस करने से या एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से सेम ही रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं कि अगर जो है आप लोगों की जो है ना एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस जो है वो होता है तो उससे आप लोगों की इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कम हो जाती है एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से तो वो होता है डिक्रीजिंग, अगर कांस्टेंट रहती है तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जो एक हमारा ये जो लॉ होता है ना, ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, ये इससे जो हमारी कर्व बनती है ना वो होती है कन्वेक्स शेप। कन्वेक्स का मतलब होता है ये बाहर ऐसे निकली हुई। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल फॉर एग्जांपल दी हुई है। पहले आप लोग 15 एक चीज जो है ना वो आप लोग 15 उसके यूनिट्स अगर आप लोग बना रहे थे, तो दूसरी चीज के ये देखे ना वाइन के, यहाँ से आप लोग वाइन के कितने यूनिट्स यहाँ पे जीरो ही आ रहे हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल जीरो के ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर आप लोग एक यूनिट कम कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए फॉर एग्जाम्पल ये 13 पे आ रहा है, आप लोग इसके 13 यूनिट्स बना रहे हैं, इस पॉइंट के सामने क्या है ये 13 आ रहा है ना, 13 यूनिट्स आपने इसके बनाए, इसके कम किए तो यहाँ से आप लोगों के वाइन के यूनिट ज्यादा हो जाएंगे। ये देखें, मैं आप लोगों को यहाँ से ऐसे समझाती हूँ, ये ग्राफ्स समझना बहुत ज्यादा आसान है। ये पॉइंट है ना, यानी कि आप लोगों ने इस पॉइंट पे जाके आप लोगों ने ये वाली चीज बनाई है। ठीक है, ये आ रही है आप लोगों की तकरीबन 13 पे आ रही है। यहाँ से अगर आप लोग वाइन के देखें तो वाइन की लाइन के साथ अगर हम लोग इस पॉइंट को जोड़ें तो ये कहाँ आ रहा है, यहाँ, यानी कि 6 यूनिट आप लोगों के इंक्रीज हो गए हैं। इसी तरीके से आप लोग जब इसकी प्रोडक्शन मजीद कम कर देते हैं, आप लोग इसको यहाँ ले जाते हैं, ये हो रहा है 12 पे। ठीक है, इसकी वजह से इसको आप लोगों ने कम किया तो आप लोग ये देखें कि ये वाइन की जो प्रोडक्शन है ना ये इंक्रीज होगी। इसको आप लोग जब नीचे ट्रेस बैक करें, ये चली गई आप लोगों की 10 पे, 9-10 पे चली गई है। ठीक है, फिर आप लोगों ने इसको मजीद कम किया, ये मजीद ज्यादा हो गया, फिर आप लोगों ने इसको जो है वो मजीद कम किया, ये यहाँ आ गई, इसकी प्रोडक्शन ये यहाँ आ गई, तो इससे नीचे वाले पॉइंट यानी कि जो वाइन की प्रोडक्शन है वो मजीद जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये अगर हम लोग इन सारे पॉइंट्स को जोड़े ना तो ये आप लोगों की बन जाती है कन्वेक्स शेप। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी समझने वाली है, ये ग्राफ्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग ये देखें कि ये जो चीज है ना, ये चीज इनके दरमियान डिस्टेंस पहले जो है वो आप लोगों ने कम थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया इसको। ठीक है, प्रोडक्शन जो है ना वो थोड़ी कम की, आप लोगों को फायदा ज्यादा हुआ। फिर आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा इसको जो है ना वो ज्यादा किया, यहाँ से आप लोगों की जो है ना यानी कि ज्यादा आप लोग इसको कर रहे हैं ना, तो आप लोगों की कॉस्ट बहुत ज्यादा भी सेक्रीफाइस करेंगे तो आप लोगों की कॉस्ट जो है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप लोगों को मेन मकसद था ये वाला ग्राफ समझाने का। तो ये हमारी होती है कन्वेक्स शेप, यानी कि बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना इस सारी इसके ऊपर पीपीएफ के ऊपर ये होते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ना यानी कि एफिशिएंट तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोग इसी तरीके से इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स होते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं। पीपीएफ से अंदर जो भी एरिया होता है ना, यानी कि पीपीएफ यानी कि ये पॉइंट से अंदर अगर यहाँ पे आप लोगों की कर्व आएगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो है ना आप लोग एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा आप लोग इतना बना सकते हैं, बेहतरीन आप लोग इतना बना सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ आते हैं ना ए पे, अगर आप लोग बनाते हैं फॉर एग्जांपल ये है ना ए, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे आके यहाँ आप लोगों की कर्व यहाँ आती है तो इसका मतलब क्या, आप लोगों की प्रोडक्शन कम है, इनएफिशिएंसी है। और ये जो पॉइंट बी है ये होता है कि बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो बी तक तो आप लोग पहुंच ही नहीं ना सकते, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल ही इतना है, तो बी तक आप लोग बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। हाँ ये है कि अगर आप लोग टेक्नोलॉजी को ज्यादा बेहतर कर लेते हैं, बेहतरीन बना लेते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप लोग थोड़ा सा ज्यादा इस कर्व को बाहर ले जाएंगे। ठीक है, यही बात हम लोग अब ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंट जो होते हैं ना पीपीएफ से बाहर अगर पॉइंट निकलेंगे तो उसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज जो है ना वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक तरीके से यूज नहीं किए गए। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो होंगे तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज जो है ना वो ठीक नहीं यूज हुए, बाहर होंगे तो वो तो आप लोगों को जो है ना यही होगा कि अगर आप लोग टेक्नोलॉजी को आउटवर्ड तभी आप लोगों की मूव करेगी जब आप लोगों की टेक्नोलॉजी बेहतरीन होगी। तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज में बार बार वो पूछते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज आगे है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का जो आप लोग सारा तज्जिया करते हैं कि आप लोग जो है ना मुख्तलिफ तरीके से दो चीज़ों को कंबाइन करके देखते हैं कि कहाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा है, उसके मुताबिक आप लोग फिर जो है ना
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख के आप लोग चीज़ों का जो आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उस बेसिस पे आप लोगों की जो है ना एफिशिएंसी आप लोग अटेन कर लेते हैं। यहाँ पे आगे यही दिया हुआ है कि जो पॉइंट्स होते हैं पीपीएफ के ऊपर, पॉइंट्स विद इन द पीपीएफ, विद इन द ये वाले ये होते हैं कि इनएफिशिएंट हैं। इनएफिशिएंट कैसे हैं कि आप लोग प्रोडक्शन आप लोगों की ठीक नहीं हो रही, जितनी चीजें बननी चाहिए उतनी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं आप लोगों की कंट्री के ऊपर, क्योंकि ये हम लोग मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं कि पूरी कंट्री के अंदर इतनी प्रोडक्शन हो सकती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि होती है, कुछ लोगों को आप लोग जब हायर नहीं करते तो जिसकी वजह से जब लेबर ही कम होगी तो आप लोगों की चीजें भी कम बनेगी। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर हो सकती है। और आउटसाइड द पीपीएफ तो जो है ना वो मुश्किल होता है अटेन करना, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि किसी टाइम के अंदर पॉसिबल ही इतना है चीजों को प्रोड्यूस करना। ठीक है, आगे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि आप लोगों की कंट्री का जो टोटल आउटपुट होता है जब वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों की इकोनॉमी, आप लोगों की मईशत ग्रो कर रही है। ये लॉन्ग रन में होता है, यानी कि काफी अरसे लग जाते हैं इकोनॉमी की एबिलिटी जो होती है जब एक्सपैंड करने के लिए, ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए। जब आप लोगों की कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आप लोगों की कंट्री के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है उन सब का जो सम होता है ना वो आप लोगों का जीडीपी होता है। ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो इसका मतलब है कि जीडीपी ज्यादा है। तो जीडीपी जब आप लोगों का इंक्रीज होता है तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों की कंट्री इकोनॉमिकली मईशत के तौर पे ग्रो कर रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ तभी पॉसिबल हो सकती है कि या तो ये आप लोगों की जो रिसोर्सेज होते हैं ना, लेबर हो गया, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, आप लोग या इनकी क्वांटिटी अच्छी करें, क्योंकि चीजें आप लोगों के पास ज्यादा होंगी तो आप लोग उनसे ज्यादा चीजें बनाएंगे, या आप इन लोगों की इन सारी चीजों की आप लोग क्वालिटी अच्छी करें। क्वालिटी यानी कि उनकी जो है ना क्वालिटी उनकी बेहतरीन होगी तो आप लोग फिर कम चीजों से भी ज्यादा चीजें आप लोग बना सकते हैं। तो ये आप लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ वाला हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है। ये दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगला ये जो है ना आप लोगों की ये जो एक्सरसाइजेस है ये आप लोगों ने नहीं करनी बिल्कुल भी, ये आप लोगों ने छोड़ देंगे, इनमें से पेपर बिल्कुल भी नहीं आता। जस्ट आप लोगों ने लेक्चर्स के ऊपर और हैंड आउट के ये जस्ट लेसन्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को आगे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।